आज हम अध्ययन करेंगे कुछ एजुकेशन मतलब शिक्षा से शास्त्र से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और जल्दी अध्ययन करेंगे क्योंकि बहुत ही संक्षेप में ये हमारा वीडियो होगा। बहुत ज़्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम कई बिंदुओं पर आज एक साथ अध्ययन करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमारा यह मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो है, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है, ये क्या है और किस प्रकार था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि मुस्लिम काल जो था वो 1200 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है मुस्लिम काल। और ये जो मुस्लिम काल था उस समय में ऐसे आप कहिए कि जो मुस्लिम की शिक्षा प्रणाली थी उसको बढ़ाने के लिए जो बादशाह थे उन्होंने अपना अधिकाधिक धन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली मतलब शिक्षा पर खर्चा किया। और वो अधिकतर उनका जो शिक्षा होता था वो था धार्मिक शिक्षा। वो चाहते थे अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो धर्म पर शिक्षा मतलब शिक्षा जो था उनका धर्म से था और उस पर वो अधिक से अधिक पैसे खर्चा करते थे, दान देते थे और उसको एक अपना समझिए कि एक कार्य मानते थे। देखिए, इस काल में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, सभी के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। मतलब जो मुस्लिम काल था उसमें धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाता था। अब इसमें जो शिक्षा था, शिक्षा अर्जित करने का दो जरिया था, दो तरीके थे कि कहाँ पे कोई शिक्षा अर्जित कर सकता है। तो वो था आपका पहले मकतब, जहाँ पे पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। आप ऐसे कहें कि जो ये मकतब होता था, मकतब को मतलब जो धार्मिक शिक्षा होने के कारण ये अधिकतर मस्जिदों के पास में या मस्जिदों में ही ये शिक्षाएं दी जाती थी। तो इस शिक्षा में केवल होता था सिखाना, मतलब बच्चों को पढ़ाना और लिखना, उनको पढ़ना लिखना उसको सिखाया जाता था मकतब के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका मदरसा। मदरसा में भाषण के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो मदरसा होता था इसमें मदरसे में शिक्षा प्रदान की जाती है भाषण के माध्यम से, जो बच्चों को एक भाषण के जरिए बच्चों को समझाया जाता है। अब हम कुछ बिंदुओं को, प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है। ये शिक्षा जो होती है ये पूर्णतः राज्य के अधीन होती है। उच्च शिक्षा की स्थिति जो होती है मुस्लिम काल में काफी मजबूत थी उच्च शिक्षा। इसमें लड़कियों को स्थान नहीं मिला क्योंकि लड़कियों को इस उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था। मदरसों में अरबी और फारसी दो भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब आपको एक समझ में आ गया होगा कि अगर जो आपके पेपर में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली से प्रश्न पूछता है तो उसको तो आप कर ही लेंगे, साथ में आपको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के साथ साथ आपको मकतब और मदरसों में अगर जो अंतर पूछता है तो आपका भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद दूसरे बिंदु का अध्ययन करते हैं जो हमारा है वर्धा शिक्षा। ये वर्धा शिक्षा जो है ये क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वर्धा शिक्षा के बारे में अगर जो बात करें तो समय 22-23 अक्टूबर 1937 में एक स्थान है वर्धा। इसी में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जिस शिक्षा सम्मेलन को वर्धा या अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन था। ये समारोह मारवाड़ी हाई स्कूल का रजत जयंती समारोह था। जो ये समारोह था वो मारवाड़ी हाई स्कूल का रजत जयंती समारोह था। इसमें अध्यक्षता इसकी महात्मा गांधी स्वयं कर रहे थे और उनके साथ वहां पे उपस्थिति जो थी वो प्रख्यात शिक्षाविदों, समाज सुधारकों एवं राष्ट्रीय नेताओं इत्यादि लोगों की वहां पे उपस्थिति थी। ऐसे में महात्मा गांधी ने सम्मेलन को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव पड़ी। यही जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव पड़ी। अब इस जो सम्मेलन था इसकी जो योजना थी वो इसीलिए जो ये सम्मेलन था इसको बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना भी ये कहलाता है। इसमें क्या कुछ बातें, कुछ शर्तें थी जिसको मतलब हस्ताक्षर किए गए जिस बिंदु पर, उसको हम देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो कम से कम 7 वर्ष का हो जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान प्रदान किया जा सके। ये वर्धा शिक्षा के अंतर्गत थी। इसमें अंग्रेजी था। ये ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी के स्थान पर कहा गया कि कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए, जैसे हस्तशिल्प कला या ऐसी चीजों को जोड़ दिया जाए कि जिससे पढ़ाई का जो खर्च है वो अदा हो सके। आप ऐसे कहें कि इसमें इसलिए कुछ औद्योगिक शिक्षा को जोड़ दिया गया
कि जो पढ़ाई पर जैसे शिक्षक है, शिक्षकों की जो सैलरी हो गई या बाकी चीजें जो है कि उसमें पढ़ाई से जो उस पर खर्चा आता है, उस खर्चे को निकालने का एक तरीका बना दिया गया। सरकार उन बनाई गई वस्तुओं को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद दे। इसमें बताया गया कि वो जो औद्योगिक शिक्षा जोड़ा जाए शिक्षा में, उसमें जो निर्माण किया जाए किस वस्तुओं का, वो राज्य जो वहाँ की राज्य सरकारें, राज्य जो उसके मूल्य को निर्धारित करे, सरकारें उसको खरीद लें। शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्र के समस्त बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 7 वर्ष की अवधि में शिक्षा का मध्य बिंदु किसी प्रकार के हस्तशिल्प हो जिससे कुछ लाभ हो सके। मतलब 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और जो मध्य बिंदु हो उसमें कोई एक हस्तशिल्प ऐसी जोड़ी जाए जिससे कि कुछ कमाई भी हो सके और उसकी जो कुछ लाभ हो, जिससे कि उनकी जो खर्च हो उस पर शिक्षा पे वो आ जाए, क्योंकि ये शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्धा शिक्षा ये क्या है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किसे कहते हैं। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन ये अखिल भारतीय जो शिक्षा सम्मेलन है, या अखिल जो हमारा बेसिक शिक्षा है उसी को ही वर्धा शिक्षा कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अन्य बिंदुओं का भी अध्ययन करते हैं इसके साथ साथ। तो हम अध्ययन करते हैं गुरुकुल के बारे में। ये जो गुरुकुल है कि गुरुकुल क्या होता था, गुरुकुल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गुरुकुल का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई विद्यार्थी अपने घर से दूर अपने गुरु के परिवार में जुड़े और वहां पे जाके शिक्षा अर्जित करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो गुरुकुल कहलाता है। ये जो गुरुकुल था ये प्राचीन भारत में इस प्रकार के विद्यालयों का बहुत ही महत्व था, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी। जो पहला आपका गुरुकुल था, जिसको आप समझ गए कि अपने घर से दूर जाके और गुरु के परिवार में जाके मिल करके वहां पे वो शिक्षा अर्जित करे, तो गुरुकुल कहलाता था। दूसरा था परिषद। ये परिषद जो था ये विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी इसके अंतर्गत। और एक था तपस्थली। तपस्थली में जो शिक्षा दिया जाता था वो सभा और प्रवचन द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता, मतलब ज्ञान अर्जित होता था या ज्ञान अर्जन किया जाता था। जो तपस्थली होती थी वो होती थी सभा और प्रवचन के द्वारा होता था। इसमें एक बिंदु है कि इसमें जो आचार्य होते उनको उपाध्याय और प्रधान आचार्य का महोपाध्याय या कुलपति कहा जाता था। तो हमें भी आपको हम ऐसा उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गुरुकुल का मतलब होता है कि शिक्षा प्रणाली जो कि जिसके अंतर्गत अपना घर छोड़ के गुरु के पास जाके वहां पे रह के कोई शिक्षा अर्जित करता है, तो वो गुरुकुल का। जैसे कि आप प्राचीन भारत में देखे होंगे भगवान राम या और भी लोगों को देखे होंगे, जैसे कि आप महाभारत में देखते होंगे कि अर्जुन, पांडव, ये सब लोग भी अपने अपने गुरुओं के पास मतलब गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अर्जित करते थे। अब हम इसके आगे कुछ और भी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यहाँ से भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनता है। तो उपनयन संस्कार आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें 10वां संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार है। उपनयन का मतलब होता है उप से पानस और नयन ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना ही उपनयन कहलाता है, कि गुरु के पास जाने की प्रक्रिया को उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार जो है इसी संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ये उपनयन संस्कार है। प्राचीन काल में इसकी बहुत मान्यता थी, बहुत ही मान्यता प्राचीन काल में थी, और आज के समय में भी इसकी कुछ स्थानों पे कुछ लोगों द्वारा बहुत ही मान्यता है, जिसको लोग मानते हैं और जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत को अब भी धारण करते हैं। जैसे कि अधिकतर आज के समय में देखेंगे आप तो ब्राह्मण बिना जनेऊ के नहीं हो सकते, क्योंकि जनेऊ या यज्ञोपवीत होना उनके लिए अनिवार्य है। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं, जो वैदिक कालीन शिक्षा है, कि वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये किस प्रकार की शिक्षा थी या इसके बारे में थे। तो वह ज्ञान जो वेदों में सुरक्षित हो तथा उस काल में प्रयोग किया जाता था, उसको वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। मतलब समझिए कि हम वैदिक काल मतलब वेदों में जो ज्ञान उपलब्ध है उसका हम अध्ययन करें,
तो वही आपका वैदिक कालीन शिक्षा, मतलब वैदिक काल में वेदों में उपस्थित शिक्षा को ही अध्ययन उसी का किया जाता था, तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाता था। इसकी विशेषता जो थी वो ज्ञान जो था वो शिक्षा, कहा गया कि मानव जीवन का सबसे बड़ा तत्व है और शिक्षा ज्ञान है। ज्ञान वह जो मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल प्रणाली ही थी। आप ऐसे कहें कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा को मतलब ज्ञान शिक्षा या शिक्षा ही ज्ञान है और ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। और ये जो वैदिक कालीन शिक्षा थी ये भी गुरुकुल प्रणाली थी, मतलब गुरुकुल पद्धति पर ही पढ़ाया जाता था। मतलब जो शिष्य थे उनको अपना घर द्वार छोड़ करके और उनको गुरु के आश्रम में जा करके वहाँ पे शिक्षा अर्जित करना पड़ता था। अब हम फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट बिंदु का जो है बौद्ध गुरु शिष्य संबंध। कि बौद्ध धर्म था इसमें गुरु और शिष्य के कौन से संबंध होते थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो स्नेहपूर्ण था, पवित्र संबंध थे। इसमें जो उपाध्याय, जैसा कि आप यहाँ पे अभी देखिए गुरुकुल में उपाध्याय जो इसमें थे वो आदर्श जीवन व्यतीत करते और वित्त व्ययी मतलब ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं होते थे और इनका लक्ष्य जो होता था वो अध्ययन और अध्यापन मतलब पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना ही इनका लक्ष्य होता था। अब हम लास्ट बिंदु का अध्ययन करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में कि लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी या उन्होंने शिक्षा के लिए भारत में क्या किया उसके बारे में यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन जो थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने भारत में कृषि शिक्षा को अपना एक केंद्र बिंदु बनाया और उन्होंने प्रत्येक प्रांत में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की और बिहार में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की। तो ये लॉर्ड कर्जन से यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके पेपर में यहाँ से हमें ये भी आपको उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से फंसेगा और आप अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार लगता है आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये किस प्रकार से लगता है, जिससे कि हम नए नए वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक्स।